हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वैसे स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन अभी तक नहीं है या वह स्टूडेंट जो बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी इससे बाहर नहीं आएंगे। यानी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन यानी ऐसा लॉन्ग डेरिवेशन लेकर आपके लिए लेकर आ गए हैं जो 2025 यानी बोर्ड एग्जाम जो आपका जो 2025 में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत शानदार होने जा रहा है। एक वीडियो में फुल एकदम इजी लैंग्वेज के साथ और एकदम सिंपल वे में ड्राइव करते हुए A to Z कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है इस चीज को देखिए, क्वेश्चन क्या है इस चीज को देखिए। पहला है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। यानी आप इस क्वेश्चन को देखे हुएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज 4 साल पहले ये रिपीट किए थे और अब देखिए इधर पूछने का ज्यादा चांस है, यानी 2-3 साल हो गया इसको, इसलिए पूछने का चांस ज्यादा है, इसलिए जरूर इसको देख के जाए। क्या करा है? स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, यानी हमको एक्सप्लेन करना है किरचॉफ्स लॉ क्या है और उसको सहायता यानी उसको लगा कर अप्लाई करके हमें बीट स्टोन ब्रिज यानी R1/R2 = R3/R4 को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं गंवाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। यानी सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर में किरचॉफ्स लॉ होते क्या है, इस चीज को समझेंगे। देखिए यानी पहला जो हम लोग देख रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इस चीज को देखिए, किरचॉफ्स कौन सा लॉ? करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ। देखिए दोनों लॉ लिखना होगा आपको, किरचॉफ्स करेंट लॉ। इसी का नाम दूसरा जो है वो क्या है? जंक्शन लॉ है। क्या नाम है? जंक्शन लॉ। यानी फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ क्या है, या दूसरा हम बोल सकते हैं जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, तीसरा हम लोग पॉइंट लॉ बोल सकते हैं। हम लोग इसका बहुत सारे नाम है इसका, ठीक ना। यानी आप जंक्शन लॉ बोल सकते हैं, पॉइंट लॉ बोल सकते हैं या किरचॉफ्स लॉ बोल सकते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब ये लॉ कहते क्या है, पहले आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस ये है और एक रेसिस्टेंस इधर है और एक रेसिस्टेंस इधर है। इस रेसिस्टेंस का नाम है R1, इस रेसिस्टेंस का नाम है R2 और इस रेसिस्टेंस का नाम है R3। चलिए ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसमें करंट कितना आ रहा है? I1 आ रहा है। कितना आ रहा है? I1। और इधर से करंट निकल रहा है I2 और इधर से करंट निकल रहा है I3। इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। ये आपका जंक्शन हो गया, इसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। यानी जंक्शन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि इसको हम जंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे जंक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ट्रेन समझिए आता है जाता है, सेम उसी तरह से इसी को हम लोग जंक्शन बोल रहे हैं। जंक्शन क्या है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वायर जहाँ पे मिल रहा, 2 से अधिक समझिए बात गुजरा हुआ, यानी 2 से अधिक यहाँ देख रहे हैं। अब कहता क्या है से समझिएगा, ये किरचॉफ्स लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, समय बचाने के लिए पहले से ही टाइपिंग कर दिए हैं, एकदम अपना इजी लैंग्वेज। किरचॉफ्स करेंट लॉ कहता है एट जंक्शन, एट ए जंक्शन, एट ए जंक्शन, एक जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट जो होगा, यानी सम जो होगा टोटल किसका? इनकमिंग करंट का एट ए जंक्शन, सम ऑफ, यहाँ सम ऑफ कर लीजिएगा, सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट जो होगा मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी किसी भी जंक्शन पे जो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट होगा, यानी जो करंट आ रहा होगा वह जो टोटल जो जाने वाला करंट के बराबर होगा।
यानी इस तरह से, यानी क्या हो गया, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। चलिए देखिए, यानी ये जंक्शन लॉ था। अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में इनकमिंग करंट यानी जंक्शन की तरफ कौन सा करंट आ रहा है, बेटा पहले आप बताओ कि जंक्शन की तरफ कौन सा करंट आ रहा है। तो ये करंट मेरा किधर आ रहा है, जंक्शन की तरफ, और ये इधर निकल रहा है और एक इधर निकल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, I1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, I2 और प्लस I3। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लिए। यानी ये डायग्राम बना देना है, इधर से इनकमिंग आ रहा था, इसका जो समेशन होगा ये I2 I3 के बराबर होगा। तो ये जंक्शन लॉ था। अब बताइए कि करंट फ्लो किसके कारण करता है, चार्ज के कारण। आपसे बोल दे कि किरचॉफ्स करंट लॉ किसके बेस्ड काम करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ यानी करंट यानी सी और सी फॉर चार्ज, यानी किसके बेस्ड काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसके बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसके बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये पूछा कि फर्स्ट लॉ जो है आपका किरचॉफ्स लॉ किसके बेस्ड काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब नेक्स्ट समझेंगे केवीएल। केवीएल यानी इसी का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं कि इसका नाम क्या है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए कि इसका नाम क्या है पहले। तो इसी का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले इस चीज को समझिए, दीपावली का नजदीक आ रहा है इसलिए थोड़ा सा बाहर में फटाका उड़ रहा है। आपका क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस चीज को आराम से समझिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी का दूसरा नाम है जो आपका लूप लॉ। इसी का दूसरा नाम है मेश लॉ, नूडल लॉ, बहुत सारा चीज बोलते हैं। यानी लूप लॉ इस तरह से, यानी इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KVL। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ समझ गए, अब समझते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी जो भी बताया होगा यानी वोल्टेज के बारे में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यह लॉ बताए होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। कह रहा है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। इसी लॉ का दूसरा नाम क्या है, लूप लॉ। क्या नाम है, लूप लॉ। देखिए ये लॉन्ग का कम से कम एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज तक आपको लिखना होगा, 2 पेज कम से कम। तो आपको तो एक पेज में दोनों लॉ आ जाएगा। और इसी का नाम है वोल्टेज लॉ। एंड अब इसका यहाँ से आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इट इसके अकॉर्डिंग, यानी केवीएल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अल्जेब्रिकली जो आपका जो है, यानी अल्जेब्रिक सम जो है किसका, चेंज इन पोटेंशियल बोलिए या डायरेक्ट लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, या डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब ही क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ। इन द कंप्लीट क्लोज लूप, पर कंप्लीट क्लोज लूप में जो होगा प्रत्येक एलिमेंट के क्रॉस वह 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये कौन सा लॉ बोला, सेकेंड लॉ बोला, यानी कौन सा, केवीएल बोला। ठीक है, यानी ये बोला कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे प्रत्येक एलिमेंट के क्रॉस किसी क्लोज लूप में वह 0 के बराबर होगा। यानी आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट लिख के, और इसको लिख दीजिएगा EMF। ये EMF मतलब क्या हो गया, जो सेल लगा है उसका वोल्टेज, अब प्लस IR मतलब जो रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज। ये जो दोनों का जो सम होगा वो आपस में क्या होगा, उसका सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा स्टेटमेंट लिखने के बाद।
कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम्पल देने का, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे बीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करने के लिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो होता है हम लोग जानते हैं कि बैटरी का काम क्या है, चार्ज को मूव कराता है, यानी चार्ज मूव करता है। इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि यानी वहाँ पे बैटरी वर्क कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, काम। यानी ये किसके बेस्ड काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड, यानी इट इज वेस्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, इट इज वेस्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके बेस्ड काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। वही आपसे केसीएल बोले थे किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड काम करते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो आपको अभी हम सिखाने जा रहे हैं कि केवीएल लगाते कैसे हैं। जब तक लगाना नहीं सीखिएगा तब तक बीटस्टोन ब्रिज प्रूफ करना बहुत मुश्किल। तो इसलिए थोड़ा सा इतना तो एग्जाम में लिखना है हम लोग लगाते कैसे हैं। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आप लोग, तो हो आई होप कि आप लोग लिख लिए होइएगा, और नहीं भी लिखे है तो कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है हमको देखना, अब उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं। केवीएल अगर किसी लूप में लगाना हो तो हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि एक सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है आर, और यहाँ पे एक बैटरी यानी सेल लगा हुआ है इस तरह से, और नीचे में देख रहे थे एक सेल यहाँ पे भी रखा हुआ है इस तरह से। इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और इसका क्या है, V2 है। यहाँ से हम सपोज करते हैं कि यहाँ से करंट निकल रहा है और इस तरह से करंट इस रास्ते से होकर गुजर रहा है इस तरह से। अब आपको हम बोलेंगे कि यहाँ पे केवीएल लगाइए, कि आप केवीएल कैसे लगाइएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। समझने से पहले कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। कितना है, 3 है। अब हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर लगाइए केवीएल, तो सबसे पहले इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है, कितना है, V1 है। क्या है, V1। अब इस V1 को प्लस में लेंगे कि माइनस में, वो आपको डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो डिसाइड हम लोग करते हैं। तो अगर हम इस लूप में इस तरह से घूम रहे हैं, यानी सबसे पहले इधर से आए, याद रख लेना है, आपको एक तरीका बता रहे हैं, ट्रिक। ये मत समझिए कि सर मेरे ऐसे बताए। देखिए, तो आप जा रहे हैं तो पहले कौन सा प्लेट से मुलाकात हो रहा है, नेगेटिव, और तब क्या हो रहा है, पॉजिटिव। यानी ये पहला जिससे मुलाकात हुआ उसका साइन लिख देना है। यानी V1 किस में लीजिएगा, माइनस में। किस में लीजिएगा, माइनस में। हो सकता है कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग प्लस में हो रहा होगा, तो उससे घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि अब दोनों तरीका हम बताएंगे। तो पहले जितना सिखा रहे उतना सीखिए। इधर से गए, जिससे मुलाकात पहले हुआ उसका साइन लिख दिए। अब जैसे यहाँ से यहाँ जाइएगा, यानी करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर, यानी सबसे पहले मुलाकात होगा पॉजिटिव से। अगर इतना नहीं याद रख सकते हैं तो रेसिस्टेंस के क्रॉस याद रखिएगा कि यदि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए लूप में ऐसे जा रहे हैं ना, इसको देखना है कि हम जा कैसे रहे हैं, किधर से काउंट करना है स्टार्ट किए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना है स्टार्ट किए। करंट के दिशा में जाते हैं तो रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि करंट के उल्टा जा रहे हैं, करंट के उल्टा जा रहे हैं, मान लीजिए रेसिस्टेंस है और करंट इस तरह से है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग इसमें लगाना सीखते हैं कि आखिर में केवीएल लगाएंगे कैसे। तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज V1 लिख दी। इसमें जैसे ही गए तो आपको मुलाकात हुआ रेसिस्टेंस से। उस रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो उसमें करंट पता करना होगा। तो करंट कितना है, I, और रेसिस्टेंस है R, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आपको, I × R। अब जैसे ही इसके पास जाइएगा तो आपको इसमें कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग केवीएल लगा लिए। बहुत लोग हो सकता है कि इसको ऐसे लिख सकता था, V1 और माइनस IR,
और माइनस V2। बहुत लोग अलग अलग टीचर से पढ़े होंगे तो हो सकता है वो सर ऐसे बताए होंगे। इसमें और इसमें बेटा थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, अगर सही से दिमाग से देखा जाए इसमें और इसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस इसको उठाकर इधर ला दिए, इसको उठाकर इधर ला दिए, इसको उठाकर। इसमें क्या लग रहा है कि सेकेंड टर्मिनल लेना है। देखिए इसका सेकेंड साइन क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए। सेकेंड साइन क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिए। इसका सेकेंड साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिए। उससे कोई घबराना नहीं है। बस मेरा एक ट्रिक याद रखिए कि जैसे अगर बैटरी के क्रॉस जा रहा है तो जो साइन मिलेगा वही हो जाएगा, और रेसिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है तो करंट के दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और करंट के विपरीत यानी उल्टा जाएंगे तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। चलिए इसको ज़रूरत नहीं है इसको लिखने के, बस केवीएल अप्लाई करना है आपको। सिर्फ लिख देना है, बस डिफिनीशन लिख देना है और उसको कैसे लगाते हैं अपना लिख देना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। पहले तो हम लोग केसीएल केवीएल समझ गए, अब हम लोग प्रूफ करेंगे बीट स्टोन ब्रिज को। यानी केसीएल केवीएल को तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं बीट स्टोन ब्रिज को कि कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग क्या किए, एक बार ऐसे खींच दी, फिर एक बार आपको नीचे से खींच दी, उसके बाद दोनों को मिला दिए, उसके बाद यहाँ से लाए, फिर उधर से ले आए, और प्लस में फिर हम लोग क्या किए, इस तरह से ड्रॉ कर दिए, यानी डायग्राम ड्रॉ हो गया। यानी देख रहे हैं कि अब हमको रेसिस्टेंस बनाना है। क्या बनाना है, रेसिस्टेंस। क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दी, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, एक रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ लगा दिए, और एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए। अब इसका नामकरण करेंगे, यानी R1 इसका नाम दे दिए R2, इसका नाम दे दिए R3, और इसका नाम दे दिए R4, और इसका नाम दे दिए RG, यानी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब समझिएगा आप, ठीक है, अब आराम से समझिएगा कि बीट स्टोन ब्रिज है क्या। इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है किसका, 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर से 4 रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। जो ब्रिज होते हैं ना, उस ब्रिज के फॉर्म में, इस तरह से ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट है, ठीक है। हमको एक बोला जाए कि बीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, अगर नीचे लिख लीजिएगा प्रिंसिपल इसका क्या है, तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यानी जिस रेसिस्टेंस के बारे में पता नहीं है उस रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। इसको हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो बीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं नॉन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है R1 अपॉन, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है R1 अपॉन R2 जो होंगे वो होंगे R3 अपॉन R4 के बराबर। इसी को हमको प्रूफ करना है, यानी यही बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देंगे। नेमिंग यानी इसका नामकरण कर दिए A, इसका नाम दे दिए B, और इसका नाम दे दिए C, और इसका नाम दे दिए D, यानी सब जगह हम लोग नामकरण कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है समझिएगा, यानी हमको करंट फ्लो कराना है इसमें, यानी करंट का दिशा हमको अलग अलग पहले हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि उसमें करंट कैसे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें यदि करंट आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर कलर आप ले लेते हैं पहले। इसमें अगर करंट देख रहे हैं तो करंट इसमें है I1, कितना है I1। यदि इसमें करंट देख रहे हैं तो कितना है I2 मान लिए। यानी यदि इसमें से बैटरी से अगर I करंट निकल रहा है, जिसमें से I1 करंट R1 में चला गया, I2 करंट R2 में चला गया, और यहाँ से जैसे कुछ करंट आ गया जिसका नाम हम बोल दिए R3, और इसमें जो करंट आया यानी इसको बोल दिए IG। क्या बोल दिए IG, ठीक है, इसको हम बोल दिए IG। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको I3 नहीं लिखकर आप क्या कर सकते हैं, इधर से अगर I1 आ रहा था, इधर चला गया IG, तो यहाँ पे क्या बच गया
I1 माइनस आई जी, क्या बच गया I1 माइनस आई जी, इस तरह से। यानी करंट इधर से आ रहा था, कुछ करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट ही ना जाएगा। जंक्शन ना लगा रहे, मान लीजिए जैसे 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इधर 3 आ गया, तो इधर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट, इधर से I2 आ रहे हैं, इधर से IG आ रहे हैं, तो इधर से कितना आ जाएगा आपका I2 प्लस IG, यानी कितना आ जाएगा I2 प्लस IG, इस तरह से। यानी देख रहे कुछ करंट इधर से आ रहा था, कुछ करंट इधर से, तो इधर से कितना हो गया, इस तरह से। अब हम लोग लगाएंगे क्या, KVL लगाएंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लगाकर, यानी KVL लगाकर हमको प्रूव करना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लिखेंगे, क्या अप्लाई। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिख दिए, अप्लाई KVL, समझिएगा, अप्लाई KVL इन लूप। लूप का नाम दे रहे हैं आप लोग, लूप पे ध्यान दीजिए। किसी लूप में हम लोग देख रहे हैं जिस लूप का नाम दिए हैं A B D और फिर A, इस तरह से लूप देख लीजिए। किस लूप का लिए, A से गए B, B से गए D और D से आ गए A। चलिए ठीक है, ये कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF प्लस आपका EMF प्लस IR इक्वल टू 0, यही ना बोलता है, KVL तो यही बोलता है। अब हम यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज देख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, I1 R1, क्या लिखिएगा I1 R1 प्लस, अगर इसके क्रॉस लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे I2 R2 नहीं, चलिए इसके क्रॉस तो लिख दिए I1 R1, A से गए B, कैसे गए, A से गए B और B से गए C और फिर C से आ गए, अब A से गए B और B से आए D और D से आ गए A। तो हम लोग A से B जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे I1 R1, और अगर हम लोग B से D आ रहे हैं तो क्या लिखिएगा, इसके क्रॉस क्या लिखिएगा IG RG, यानी क्या लिखिएगा IG, यहाँ पे क्या हो जाएगा IG और क्या लिखिएगा RG। ये भी प्लस में लिखाएगा क्योंकि करंट के दिशा में हम जा रहे हैं, A से B जा रहा है, करंट भी A से B जा रहा है, यानी हम लोग करंट के दिशा में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। B से D गए यानी करंट के दिशा में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। लेकिन जैसे D से आ रहे हैं तो करंट के उल्टा जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है लेकिन हम D से A जा रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। यानी क्या लीजिएगा, करंट कितना है इसमें I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2 इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 0। अब यहाँ पे क्या करिएगा कि हियर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हम अपने से लिख दिए, BV जो होगा BD के बराबर हो जाएगा और IG का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसे ही क्या कीजिएगा, IG का वैल्यू क्या कीजिएगा 0 पुट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा I1 R1 और यहाँ रखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I2 R2, इस I2 R2 इक्वल टू 0। यानी जैसे ही आप उसको उधर ले जाइए, यानी I1 R1 इक्वल टू I2 और क्या लिखिएगा R2, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना, तो इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या मानते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। चलिए एक हम लोग इक्वेशन इस तरह से मान लिए, यानी KVL लगा दिए। KVL क्या बोलता है कि समेशन ऑफ EMF प्लस IR इक्वल टू 0, यानी इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस लिख दिए और इसके बाद IG का वैल्यू 0 रख दिए, क्योंकि इसमें करंट को हम लोग क्या माने 0 माने, और इस तरह से हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट इक्वेशन एक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस लूप में, इसमें लगाएंगे KVL कि अब हम इसमें KVL कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हमको नेक्स्ट हमको KVL अगर इसमें लगाना हो, यानी क्या लगाएंगे, अप्लाई क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL, हमको क्या लगाना है KVL, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किस लूप में, लूप का नाम हम लोग दे देंगे क्या, तो लूप का नाम एक बार देख लीजिए, क्या देंगे हम लोग, B से गए C, C से गए D और D से गए B, यानी इस तरह से B से गए C, C से गए D और D से गए B, यानी B से गए C और C से गए D और D से गए B, इस तरह से हम लोग लूप में लगाएंगे। चलिए देखिए, यानी इस लूप में हम लोग क्या किए हैं, लगा दिए हैं, ठीक है। इस लूप में हम लोग KVL लगा रहे हैं, B से C और C से D और D से B।
अब इसमें देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए रेसिस्टेंस कितना है R3 है और करंट कितना है I1 माइनस IG, यानी कितना हो जाएगा I1 माइनस IG, ये तो आ गया आपका, ये आ गया करंट और इनटू क्या कर दीजिएगा R3, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसमें लिखिएगा तो करंट के उल्टा आ रहे हैं, C से हम D आ रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, यानी रेसिस्टेंस कितना है R4 और करंट कितना है I2 और प्लस IG, यानी क्या हो जाएगा, अब जैसे ही लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप माइनस में लिखिएगा, किस में लिखिएगा माइनस में I2 प्लस IG, इस तरह से लिखिएगा I2 प्लस IG इंटू R4, क्या लिखिएगा R4 माइनस, अब इसमें आप लिखिएगा B से गए C से गए D और D से B जा रहा है, तो इसमें जब लिखिएगा तो करंट ऐसे आ रहा था, हम लोग जा रहे हैं इस तरह से, तो क्या लिखिएगा IG इंटू RG, IG इंटू RG, तो क्या लिखिएगा माइनस IG इंटू RG इक्वल टू 0, क्या लिखिएगा 0, फिर आप पुट कर दीजिएगा क्या IG का वैल्यू क्या रख दीजिएगा 0 रख दीजिएगा, हियर IG का वैल्यू क्या रख दीजिएगा 0 रख दीजिएगा। जैसे ही IG का वैल्यू 0 रखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा I1, इस तरह से जैसे ही रखिएगा तो क्या आ जाएगा I1 इंटू R3, ये तो 0 हो गया, और माइनस ये 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा I2 इंटू R4, और ये क्या हो गया 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जैसे ही उठाकर इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा I1 R3 इक्वल टू I2 R4, इस तरह से इक्वेशन मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अभी हम जस्ट देखे हैं कि इक्वेशन जो 1 आया है वो इक्वेशन क्या आया था I1 R1 I2 R2, यानी इक्वेशन 1 था I1 R1 और इक्वल टू I2 और R2, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन कितना था 1 था, और ये इक्वेशन जो आया वो कितना आया इक्वेशन 2 आया। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे किससे बाई इक्वेशन, किससे इक्वेशन 2 से, यानी इक्वेशन दूसरा से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। चलिए ठीक है, अब जैसे ही भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में I1 R1 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 R2, इक्वेशन हो गया आपका 1। अब इससे जैसे ही भाग दीजिएगा इससे तो क्या हो जाएगा I1 R3, क्या हो जाएगा I1 R3, यहाँ क्या हो जाएगा I1 R4, I2 और R4 क्या हो जाएगा I2 और R4, मतलब इसको इससे भाग दे दिए, यानी इतना ऊपर लिख दिए इतना नीचे लिख दिए, इतना ऊपर लिख दिए इतना नीचे लिख दिए। आप जैसे ही काट दीजिएगा ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका I1 R3 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा R1 R3 इक्वल टू R2 R4, इस तरह से आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको I1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R3 अपन R4, इस तरह से प्रूफ हो गया, यानी ये मेरा प्रूफ हो गया। फाइनल जो है जो प्रूफ करना था वह प्रूफ हो गया, यानी आप कॉपी पर लिखिएगा तो लगभग आपका 3 पेज में पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये 2 लूप में 2 इक्वेशन बनाना है और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप आराम से मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये जो मेरा लॉन्ग फिर हुआ, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि ये क्या है। इसी चैप्टर का है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले विथ द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी सबसे पहले आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपसे ये भी लिख देगा कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग, और उसको डिफाइन भी करना हो कि ट्रांसफार्मर होते क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपके पूछेगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है उसका, वर्किंग क्या है। इस तरह से आपसे पूछेगा तो आप कैसे रिप्लाई दीजिएगा, कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको हम देखेंगे। यानी हमको सबसे पहले समझना है कि ट्रांसफार्मर होते क्या है। ट्रांसफार्मर आप देखे होइएगा, मोहल्ला गली में आप देखे होइएगा कि ट्रांसफार्मर जो बड़ा सा जो होता है आपका, तो आप देखे होइएगा कि कहीं कहीं पोल पे जो लगा रहता है इस तरह से, ठीक है, वहाँ देखते हैं कि बीच में एक लगा रहता है ट्रांसफार्मर, वही है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर है क्या, और इसी का काम है वोल्टेज को कम बेस करना। आप बचपन में एक बार कहती थी मम्मी कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया, थोड़ा सा वोल्टेज कम कर दो, तो एक बार स्टेबलाइजर को करके तरतरा देते थे। तो उससे क्या होता था कि वोल्टेज को कम बेस कर लेते थे। यानी उसके अंदर में भी, स्टेबलाइजर के अंदर में भी लगा रहता है क्या, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर होते क्या है, सबसे पहले समझिए कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में हम लोग बोलते किसका है। तो सॉल्यूशन हम लोग के लेकर आ गए। देखिए मेरा लैंग्वेज जो होगा आपका इतना आसान होगा कि आपको एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसी को एकदम देखकर और एकदम लिख लेना है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। कि ट्रांसफार्मर आखिर में बोलते किसको है। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ठीक है, विच कन्वर्ट्स, जो बदलता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी लो एसी वोल्टेज को एट हाई अल्टरनेटिंग करंट। मतलब लो वोल्टेज होगा तो हाई करंट होगा, इन्वर्सली होता है, इनटू किस में, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, मतलब लो करंट को, एंड वाइस वर्सा। यानी क्या समझिए कि एक ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो लो वोल्टेज को हाई करेगा, यानी हाई करंट को लो करेगा, या लो वोल्टेज को हाई करेगा, या हाई वोल्टेज को लो करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की काम है कम से ज़्यादा करना या ज़्यादा से भी कम करना, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है ये सिर्फ डीसी में वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ वो एसी में वर्क करता है। यानी ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट के बैटरी ले आए खरीद कर उसको हम बना देंगे 50 वोल्ट, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एसी को ही बदल सकते हैं। किसको, एसी, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बदल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को बदल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी ये किस पे काम करता है, इसका आगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप पढ़े हैं फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें आप ईएमआई में एक पढ़े हैं म्यूचुअल और सेल्फ, जो सेकेंडरी में बदलने के कारण, यानी प्राइमरी में बदलने के कारण सेकेंडरी में बदलाव आता था। यानी आप अगर बगल वाले में चेंजिंग करते हैं तो उसके जो बगल में है उसमें बदलाव आएगा, वो देखेंगे हम लोग। यानी इट स्टेट दैट, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज इन प्राइमरी कॉइल, किसमें चेंज करेंगे, प्राइमरी में, तो हमको क्या होगा, इंड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी में। याद रखिएगा कि देखिए सिंपल सी बात है कि आपको एग्जाम के लिए, आपको तैयारी के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, और अच्छे से मेहनत करने का मतलब हुआ कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। यदि अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एक एक लाइन अगर सही से लिख देते हैं तो फुल में फुल मार्क्स देंगे। यानी ट्रांसफार्मर होते क्या है समझ गए, उसका प्रिंसिपल समझ गए। अब इसका हम लोग देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कि आखिर में इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे और डायग्राम पे क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं कि ट्रांसफार्मर का डायग्राम हम लोग बनाएंगे कैसे। पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, क्योंकि आपको इस पर वाइट ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। आप लोग को दिक्कत हो रहा हो तो हमको बता दीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है, कमेंट करके, और दिल से थोड़ा सा रिप्लाई दीजिएगा ताकि हम भी खुश हो जाए और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है और इससे अच्छा लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग दिल से रिप्लाई दीजिएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर हम लोग बना रहे हैं, यानी ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस तरह से खींच दिए
और एक क्यूब की तरह पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्यूब की तरह। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक क्यूब की तरह पहले हम लोग बना लिए। इस तरह से आप समझ गए कि एक हमको क्या करना है, क्यूब की तरह पहले खींच देना है। ठीक है, अब चलिएगा समझिएगा कि अब क्या करना है। आखिर में अब हमको करना क्या है, अब इसमें वाइंडिंग कर देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, वायर को लपेट देंगे। ठीक है, वायर को क्या करेंगे, लपेट देंगे इस तरह से। देखिए डायग्राम पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका वाइंडिंग कर देंगे। यहाँ पे सोर्स लगा दिए, कौन सा सोर्स, एसी सोर्स। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट, यानी यहाँ से अभी वाइंडिंग कर देंगे। इस तरह से वाइंडिंग कर दिए, 3D वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर क्या किए, एसी, यानी ये हो गया आउटपुट। यानी अब जो हम लोग देख रहे हैं, किसको इनपुट बोल रहे हैं, किसको आउटपुट बोल रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। यानी ये जो मेरा है, ये है मेरा इनपुट। क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट। आप इसको इनपुट लिख सकते हैं कि ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। क्या है, आउटपुट यहाँ से आपका निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, यानी इस कॉइल को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल बोलेंगे इसको। और उस कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। अब चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, जो वोल्टेज प्राइमरी में जो होंगे, यानी यदि हमको बोला जाए कि इसमें जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, उस करंट को क्या बोलेंगे। यानी इसमें जो वोल्टेज है उसको हम लोग प्राइमरी वोल्टेज बोल रहे हैं वीपी, और इसमें जो है उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज बोल रहे हैं वीएस। यदि इसमें जो करंट है उस करंट को हम लोग बोलेंगे कौन सा करंट, प्राइमरी करंट बोलेंगे, और इसमें जो करंट है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी करंट। कौन सा करंट, सेकेंडरी करंट। चलिए ठीक है, समझते चलिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है उसको प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न। यानी ये मेरा डायग्राम हो गया, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। यानी सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बारे में लिख दीजिएगा कि आप आईपी क्या है, ये लिख दीजिए कि आईपी क्या है, आईएस क्या है, एनपी क्या है, एनएस क्या है, और वीपी क्या है, और वीएस क्या है। इस तरह से पूरा का पूरा आप लोग लिख डालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए कि इसको बोलते क्या है, पढ़ते क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि आईपी मतलब प्राइमरी करंट। कौन सा करंट, प्राइमरी करंट। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा करंट, प्राइमरी करंट। चलिए लिख देते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी करंट। ठीक है, यानी हो गया ये प्राइमरी करंट, या इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। कौन सा करंट, इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग इनपुट करंट भी बोल सकते हैं, इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनपुट करंट भी बोल सकते हैं। समझ गए, यानी ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इनपुट करंट। ठीक है, अब लिखेंगे दोबारा नहीं, ये आपका हो गया कौन सा वोल्टेज, सेकेंडरी करंट बोल सकते हैं। कौन सा करंट, सेकेंडरी करंट। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका सेकेंडरी करंट। ठीक है, सेकेंडरी करंट हो गया। ये हो गया आपका कौन सा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया किसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल, प्राइमरी कॉइल में। कौन सा कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। इस तरह से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसके बारे में कह देगा तो क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इस COIL लिख रहे हैं, W दिख रहा है आपको। ये बोलेंगे हम लोग प्राइमरी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, यानी प्राइमरी वोल्टेज, या बोल सकते हैं आप लोग इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज।
इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? सेकेंडरी वोल्टेज, या क्या बोल सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? आउटपुट, यानी ठीक है। यानी ये प्राइमरी कॉइल था, मतलब इसमें जो भी था वो इनपुट था और ये था आउटपुट। यानी मान लीजिए कि जहाँ से वोल्टेज बनती है, जहाँ से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से जो वोल्टेज है वो इनपुट हो गया, जो हमारे घर में आया, चाहे मान लीजिए ट्रांसफार्मर से जो निकला वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो ये प्राइमरी इनपुट था, ये क्या था, सेकेंडरी। मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ से आप गया, तो ये हो गया इनपुट, ये आउटपुट, इस तरह से। अब इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। तो हम लोग क्या देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर होते क्या है, उसका प्रिंसिपल देखें, उसका एक कंस्ट्रक्शन देखें। आप लोग आराम से इसको नोट करना चाहते हैं तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसका देखने जा रहे हैं क्या, कि इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या होंगे, इस चीज़ को मतलब वर्किंग कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा साफ करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग क्या होता है, यानी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग, यानी इसका थ्योरी समझिए। इसका हम लोग अब थ्योरी देखने जा रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले समझिए कि इसका आप थ्योरी क्या लिखिएगा, इस चीज़ को समझिए कि थ्योरी में आप क्या डालिएगा, ठीक है। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि फ्राडेज लॉ के अकॉर्डिंग, यानी फ्रॉम फ्राडेज लॉ, यानी फ्रॉम फ्राडेज लॉ से आप क्या लिखिएगा, फ्राडेज लॉ, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है, ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई अपॉन डी टी, यानी अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आता है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, यदि हम लोग प्राइमरी में लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं, यानी प्राइमरी का वोल्टेज लिख रहे हैं, यानी वोल्टेज यानी ईएमएफ क्रॉस प्राइमरी कॉइल, आप लिख दीजिएगा इससे पहले कि ईएमएफ क्रॉस प्राइमरी कॉइल, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग, प्राइमरी लिखिएगा, क्या आंसर, टर्न, प्राइमरी टर्न, और यहाँ लिखिएगा डी फाई अपॉन डी टी, इस तरह से, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं सेकेंडरी, यानी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, क्या लिखिएगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, तब क्या लिखिएगा, वी एस इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, माइनस ऑफ एन एस डी फाई अपॉन डी टी, इस तरह से। यानी ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है, यानी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 2। अब जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा इक्वेशन 1 को 2 से, तो यहाँ से कट जाएगा, माइनस माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा वी पी बाई वी एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस, यानी एक रिलेशन मेरा ए आ गया, याद रख लेना है, एन एस, यानी इस तरह से एक रिलेशन मेरा आ गया। यानी पहले, इससे पहले आप लिख दीजिएगा कि वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, इधर लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, उसके बाद आप लिख डालिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन मेरा एक आ गया, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन हो गया मेरा 3, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये यदि इन ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसफार्मर में जो होता है वो क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इन ट्रांसफार्मर में जो होगा वो क्या होता है, पावर कंजर्व रहता है। पावर क्या रहेगा, इन ट्रांसफार्मर में जो होगा वो क्या रहेगा, पावर कंजर्व रहेगा, यानी पावर जो इनपुट में जो होगा वह पावर क्या होगा, आउटपुट के बराबर होगा, यानी इनपुट में जो होगा वो आउटपुट के बराबर होगा। तो इसमें जब इनपुट में देख रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, V इंटू आई, क्या होता है, V इंटू आई। यदि हम प्राइमरी में लिख रहे हैं इनपुट में, तो वोल्टेज किसका लेंगे, प्राइमरी का, और करंट भी किसका लेंगे, प्राइमरी का। यदि वोल्टेज सेकेंडरी में पावर लिख रहे हैं तो वोल्टेज सेकेंडरी का और करंट भी कौन सा लेंगे, सेकेंडरी का। यानी हो जाएगा यहाँ पे Vp अपॉन Vs, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका Is अपॉन Ip, इस तरह से Is अपॉन Ip। यानी ये मेरा इक्वेशन एक आ गया, इक्वेशन इसको मान लीजिए 4, कौन सा इक्वेशन, 4। अब आप देखिए कि इक्वेशन 3 और 4 से क्या है,
आप इक्वेशन 3 को देख रहे हैं Vp अपॉन Vs इक्वल टू Np अपॉन Ns, मतलब जो वोल्टेज जो होता है प्राइमरी में चाहे सेकेंडरी में, वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए अब ये आपका इस तरह से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यानी फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन आप जो लिख रहे हैं कौन सा 3 और 4 को देखा जाए, कौन सा 3 का देखा जाए और 4 का देखा जाए, तो क्या आएगा यहाँ से बताइए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि Vp जो है, Vs जो है, ये आपका Np अपॉन Ns के बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी क्या हो जाएगा Is अपॉन Ip। इस तरह से, यानी क्या समझे कि इस तरह से, यानी करेंट जो होगा इन्वर्सली होगा वोल्टेज का। इसलिए डिफिनीशन जब लिखवा रहे थे तो क्या लिखा रहे थे? लो इनपुट वोल्टेज, अब ब्रैकेट में लिखे थे क्या? हाई करंट, यानी करंट उल्टा होगा और वोल्टेज क्या होगा आपका? नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, दो तरह के, बस ये सब लिखना नहीं, अगर याद रहे तो ये लिख लीजिएगा। टाइप्स में देखा जाए ट्रांसफार्मर का, तो टाइप्स में होता है दो तरह के। कितने तरह के? दो। एक तो हो गया स्टेप अप, यानी क्या बोल रहे हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप कर दिया यानी बढ़ा दिया। एक हो गया दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वर्ड से ही लग रहा है कि स्टेप अप मतलब क्या हो गया? वोल्टेज ज़्यादा किस में? सेकेंडरी में, यानी आउटपुट में ज़्यादा हो किससे? प्राइमरी से। यानी करंट के बात किया जाए तो प्राइमरी में ज़्यादा हो किससे? सेकेंडरी से। और नंबर ऑफ टर्न के बात किया जाए तो Vs जो होगा वह Ns जो होगा Np से बड़ा होगा। ठीक है। अगर स्टेप डाउन में बोल रहे हैं यानी प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, क्योंकि बाद में इनपुट ज़्यादा दी, इनपुट ज़्यादा था और आउटपुट कम गया, यानी स्टेप डाउन हो गया। अगर हम नंबर ऑफ टर्न के बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, और करंट का बात करते हैं तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगा प्राइमरी से। इस तरह से हम लोग समझ लिए। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या था वो समझ गए, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, हर चीज़ हम लोग देख लिए। यदि आप लोग को किसी तरह की दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। चलिए, आप लोग लैंग्वेज एकदम आसान है, आप लोग कॉपी में अच्छा से शेयर कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी एक रात पहले इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, और उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो इतना चीज़ यानी 5 नंबर में पूछेंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जो भी है, इससे पिछले के पिछले साल टेलीस्कोप पूछे थे, तो इस साल हो सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने का चांस ज़्यादा है। तो आप लोग ज़रूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह का अपडेट आते ही रहेंगे और जो भी देंगे हम इम्पोर्टेंट ही देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हम इस क्वेश्चन में रहेगा क्या। क्वेश्चन में क्या रहेगा? डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है। एंड ड्राइव, और हमें ड्राइव करना है एक्सप्रेशन किसका? टोटल मैग्निफिकेशन का, यानी मैग्नीफाइंग पावर का, और ड्रॉ करना है डायग्राम। उसके बाद हमको बनाना है इमेज किसके द्वारा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का द्वारा। अब सबसे पहले समझिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस होता है, ये सब चीज़ को पहले समझेंगे। ठीक है। चलिए, क्लियर। अब हम लोग, आप लोग देखे हुईएगा लेबोरेटरी, यानी जब आप लोग देखे हुईएगा बायो लेबोरेटरी में बोलिए तब, या किसी मेडिकल स्टोर यानी डॉक्टर के पास आप देखे हुईएगा इस तरह का लेंस आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। इस तरह का लेंस आपको देखने को मिला होगा, इस तरह का लेंस आपको देखने को मिला होगा। वहाँ पे जो इस तरह का लेंस आपको देखने को मिला होगा, वही है आपका कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे दो लेंस जो लगे रहते हैं, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया। कितना लेंस रहता है? दो लेंस रहेंगे, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया।
इस लेंस में हम लोग आई रखते हैं, क्या रखते हैं, आई, इसलिए हम लोग बोलेंगे आई लेंस। इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। और इस लेंस में हम लोग क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, यानी समझ गए। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जहाँ पे हम लोग आई रखते हैं वहाँ पे लेंस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं वहाँ, तो हमको देखना है एक माइक्रो पार्टिकल का। माइक्रो मतलब छोटा पार्टिकल। यदि छोटा पार्टिकल को देखना है तो वहाँ पे जो लेंस होंगे यहाँ पे, वो भी लेंस क्या होगा, छोटा होगा। और आई के पास जो लेंस होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो हम लोग अच्छे से तरह से जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। कैसा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो इसका सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते क्या है। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए, किसका, ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी जो नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसको देखने के लिए। वही हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में जो होता है दूरी के वस्तु को देखते हैं, और जैसे आपका मून हो गया, सन हो गया, आप स्टार हो गया, ये सब देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका कंस्ट्रक्शन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंसिस्ट टू लेंस, कितना लेंस होते हैं, दो, और दोनों लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग। अब जिसमें से एक का नाम है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड आई लेंस एंड अनदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं आई लेंस और दूसरे को जो हम लोग बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब आई लेंस है, जो आई लेंस है आपका लार्जर फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस से उसका क्या है, कम है। यानी ये बोले कि आई लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ देन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड बोथ, और दोनों जो है एंड बोथ आर, बोथ आर, बोथ, इसको हटा दीजिएगा, बोथ आर इसको हटा दीजिएगा, बोथ आर हेल्ड इन कोएक्सियली, और दोनों एक ही एक्सिस पर रखा रहता है। यानी दोनों किस पर रखा रहता है, एक ही एक्सिस पर रखा रहता है। तो अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं कि यानी समझ गए कि इसका कंस्ट्रक्शन की दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, एक का नाम है आपका आई लेंस, अनदर का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले तो एकदम स्ट्रेट लाइन एक खींच देना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा आराम से। एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले क्या करेंगे, हम खींच देंगे। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। कितना लेंस का प्रयोग है, दो लेंस का प्रयोग है। तो हम लोग दो लेंस बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो बनाएंगे उसका जो साइज होगा वो साइज थोड़ा सा क्या लेंगे, हम लोग छोटा लेंगे। यानी जो ऑब्जेक्टिव का जो साइज है वो साइज हम लोग क्या ले लेंगे, थोड़ा सा छोटा लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बना लिए कौन सा लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिए, ठीक है। और एक बना लेंगे जिसका नाम क्या है, आई लेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आई लेंस। यानी दूसरा हम लोग बनाएंगे आई लेंस। और आई लेंस का जो साइज होगा वो होगा बड़ा होगा। यानी आई लेंस का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से हम लोग लेंस बना लिए।
यानी ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हो गया आई लेंस। ठीक है, अब चलिए अब हम इसका नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ को आप बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, इसको हम बोल देते हैं ओ। और जहाँ आई है उसको हम फोकल लेंथ को, ऑप्टिकल सेंटर को क्या बोल देंगे, ई। यानी ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको ओ बोलेंगे और आपका आई लेंस का जो है उसको हम ई बोलेंगे। ठीक है, इसका हम नाम क्या बोलें, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये क्या हो गया आपका आई लेंस हो गया, या आई पीस भी बोल सकते हैं, आई लेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। इसका रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को रख दिए इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को लिए और रख दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक रे को ले जाइएगा, सीधा एकदम सीधा लेके जाइएगा और जाकर बीच में रुक जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एक रे को लेकर जाइएगा और क्या कीजिएगा, इसको सीधा लेकर जाइएगा, तब तक आगे बढ़िएगा तब इससे साइज बड़ा ना हो जाए। अब देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ रुक जाना है। अब इसको ज्वाइन कर देना है, दोनों को क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, इस तरह से। यानी आप क्या कीजिएगा कि इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। एक मिनट, सबसे पहले दोनों को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब ये मेरा बन गया इसका इमेज, यानी यहाँ क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया। यानी यहाँ जो देख रहे हैं, ए और बी था मेरा ऑब्जेक्ट। ये क्या था, ए और बी ऑब्जेक्ट था, इसका ये इमेज बन गया, ए डैश और बी डैश। यानी इसको हम बोल दिए ए डैश और बी डैश, ये इमेज बन गया। ठीक है, इस तरह से ए डैश और बी डैश हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, एक रे को ले जाइएगा कैसे, तो सीधा ले जाइए, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी यहाँ से एक रे को आप सीधा लेकर चले जाइएगा ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरह से। दूसरा रे को यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, पैरेलल ले जाइएगा। क्या ले जाइएगा, पैरेलल। और यहाँ ले जाने के बाद रुक जाइएगा। अब सोचिएगा कि इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, रियल में तो कहीं मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, तो ये आगे बढ़ाने के बाद ही मिलेगा। यानी इसको आप जैसे ही आगे बढ़ाइएगा तो अभी क्या होगा, इधर आकर कहीं पे मिलेगा। तो इसलिए पहले इसको ड्रॉ कर दीजिएगा यहाँ से इस तरह से। अब इसको ऐसे आप इसको लेकर जाइएगा, यानी इरेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब वर्चुअल इमेज है। कैसा, वर्चुअल। यानी इसको अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यानी इस तरह से यहाँ से आप चले जाइएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग आई लगा दिए और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, यानी जो इमेज मेरा यहाँ पे बनना चाहिए था, देख रहे हैं कि जो इमेज जो आपका, जो दोनों को,
चलिए देखिए, हम लोग यहाँ से ये ऑब्जेक्ट था, इसका ये इमेज बना, और ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना, ये इमेज इस आइलेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट के काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट के काम करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट मानकर इसका हम इमेज बना लिए, और यहाँ मेरा एक फाइनल इमेज बन गया। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे एक फाइनल इमेज बन गया, जिसका हम नामकरण कर दिए क्या? ए डबल डैश और बी डबल डैश। इस तरह से ए डबल डैश और बी डबल डैश, यानी हम लोग क्या कि उसका नामकरण कर दिए ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब सबसे पहले अब क्या करना है कि हमको इसका नामकरण करते हुए अब सबका नाम लिखेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, अब सबका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको कलर पहले हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, कौन सा कलर बेटर रहेगा। चलिए इसी को सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसको ना करके इसको कर लेते हैं। यानी ये था ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस से है, इसलिए यहाँ पे नाम क्या पड़ गया? ओ नॉट, ठीक है। ये बना इस ए बी का ए डैश बी डैश इमेज बना, यानी ये जो इमेज बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ का जो इमेज बनेगा, इसको हम भी नॉट बोलेंगे। यानी ये इमेज जो बना कहाँ से? ऑब्जेक्टिव से बना, यानी यहाँ पे ये बन गया इसका इमेज। नेक्स्ट आपका जो ए डैश बी डैश है, इस आइलेंस के लिए जो क्या कहलाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम बोलेंगे आइलेंस है, इसलिए यू ई बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो फाइनल इमेज बना, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? भी ई पड़ जाएगा। यानी ये जो इमेज डिस्टेंस हुआ किससे? ये आपका आइलेंस से। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? डायग्राम बना दिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए कि हम लोग क्या किए? दो लेंस बनाए, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या है? आई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को लिए छोटा और आई लेंस को लिए बड़ा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोप में होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? छोटा होता है, और आई लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। इस तरह से रे डायग्राम पहले बनाना सीख लीजिएगा। जो जो टर्म यूज किए हैं उस सभी टर्म के बारे में आप लिख दीजिएगा कि यूई क्या है, वी क्या है, यू नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, सबको लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे पेज भी भरेगा आपका, बोर्ड में और बेहतर नंबर देंगे। और कोशिश कीजिए कि डायग्राम सबसे क्लियर बनाए, क्योंकि डायग्राम पे ही 3 नंबर कम से कम उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सबको लिख दीजिए, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है। कौन सा? यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है किससे? आइलेंस से। यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गया कहाँ से? फ्रॉम आइलेंस, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम आइलेंस से। तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि फ्रॉम आइलेंस। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि भी क्या है? अब ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम आइलेंस से। और ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गया कहाँ से? ऑब्जेक्टिव लेंस से। और ये क्या होगा? इमेज डिस्टेंस हुआ कहाँ से? ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। अब हमको क्या करना है? मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। अब थ्योरी की तरफ फिर बढ़ते हैं कि अब इसका थ्योरी क्या लिखेंगे। यानी हमको निकालना है एमपी, यानी मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग निकालना क्या है? यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग एमपी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एमपी। अब मैग्नीफाइंग पावर होते क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक बार बिना इंस्ट्रूमेंट के देख रहे हैं, तो उस समय जो एंगल हमारे आई के साथ बन रहा है वो
और एक बार इंस्ट्रूमेंट लगा कर देख रहे हैं, वो जो एंगल बन रहा है, यानी समझिए जब हम लोग आई इंस्ट्रूमेंट लगा कर देख रहे हो वो एंगल बना आई के साथ वो, और उसके बाद बिना इंस्ट्रूमेंट के देख रहे हो वो दोनों का रेशियो, यानी वो एंगल का रेशियो है। ये हम पढ़ा चुके हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पीछे का वीडियो देख ले, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, MP का फॉर्मूला पहले लिख देंगे। MP क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, और ये होते हैं थीटा अपॉन थीटा नॉट। यहाँ पे थीटा क्या है, ये आई के साथ जो एंगल बनाया, यानी जो इमेज एंगल बनाया, कब, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा कर देख रहे थे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फाइनल मेरा जो इमेज बना, ये इमेज आई के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, थीटा नॉट क्या है, तो थीटा नॉट के लिए सबसे पहले आप उसी ऑब्जेक्ट को बस आगे बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ला दिए, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए और इसका नाम दे दिए B। और यहाँ से आप क्या कीजिए, इस तरह से एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोल देंगे थीटा नॉट। यानी हमको पता चल गया कि थीटा क्या और थीटा नॉट क्या है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा नामकरण कर चुके हैं ऑलरेडी, इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश E, यानी यहाँ देखिए A डबल डैश B डबल डैश और E। इस ट्रायंगल में देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि tan थीटा कितना होगा, tan थीटा जानते हैं आप, tan थीटा का होता है फॉर्मूला P/B, यानी P/B, एंगल के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और ये जो हो गया उसका बेस हो गया। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से A डैश B डैश अपॉन E डैश और E, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हो गया बेस, इस तरह से हम लोग लिख दिए। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम देखिए जो अभी हम लोग दिखे हैं, जो ग्रीन से दिख रहा है आपका, A डबल डैश B और E। इस ट्रायंगल में आप बताइए tan थीटा नॉट कितना होगा। tan थीटा नॉट निकालना है, एंगल के सामने वाला को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, A डैश B डैश, और नीचे बेस कितना हो जाएगा, A डबल डैश और E। यानी A डबल डैश B हो गया आपका ये हाइट, और A डबल डैश E क्या हो गया आपका बेस। यानी हो जाएगा इस तरह से A डबल डैश B अपॉन A डबल डैश E, इस तरह से हम लोग निकाल लिए tan थीटा नॉट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि थीटा जो है या थीटा नॉट, दोनों जो हम लोग लिखे हैं वो क्या है, आर वेरी स्मॉल, ये होता है बहुत छोटा होता है। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में अगर tan 0 अगर लेते हैं, एंगल 0 लेते हैं, तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है। सेम उसी तरह से जब एंगल छोटा होता है तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो फिजिक्स में अप्रॉक्स क्या हो जाएगा आपका, थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा नॉट जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका, ये tan थीटा नॉट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, थीटा नॉट का। इसलिए अब मैग्नीफाइंग पावर जो है आप लिख रहे थे क्या, थीटा अपॉन थीटा नॉट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे आप रख सकते हैं tan थीटा, और थीटा नॉट के जगह पे क्या रख सकते हैं आप, tan थीटा नॉट रख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका tan थीटा आ गया था, ये tan थीटा नॉट आ गया था। A डबल डैश B डबल डैश आप लोग कॉपी में नोट कर ले पहले, उसके बाद थोड़ा सा देख ले, ठीक ना, A डबल डैश B डबल डैश और A डबल डैश E, और यहाँ पे ये आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही आप MP का वैल्यू पुट करिएगा, नहीं tan थीटा पुट करिएगा, तो tan थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा, A डबल डैश
बी डबल डैश अपॉन आपका क्या है ए डबल डैश और ई, इस तरह से। और नीचे में क्या है आपका tan थीटा नॉट है, तो tan थीटा नॉट का वैल्यू कितना है ए डबल डैश बी और ए डबल डैश ई, तो क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी अपॉन क्या हो जाएगा ए डबल डैश ई, इस तरह से। यानी ये जो वैल्यू है ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से एम पी आ गया मेरा, एम पी को हम लोग लिख सकते हैं क्या ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हम लोग ए बी का जो बढ़ाए थे, ये जो था आपका जो हाइट ए बी, जितना ए बी का जो हाइट होगा वही होगा ए डबल डैश बी का, क्योंकि हम उसी को थोड़ा सा बस आगे बढ़ा दिए थे। यानी जो ए बी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा ए डैश बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा इक्वेशन आया है यानी ए डबल डैश बी, क्या हम इस ए डबल डैश बी को ए बी लिख सकते हैं? तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ए डबल डैश बी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, और ए बी लिख देंगे और वहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे कि इसलिए हम लोग लिखे हैं कि क्या वहाँ पे क्या है ए डबल डैश बी जो है वो किसके बराबर है ए बी के बराबर। यानी ए डबल डैश बी जो है वो किसके बराबर है ए बी के बराबर। इस तरह से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा करना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे मैग्नीफाइंग पावर लिख दिए, क्या आया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या आया ए बी आया। अब अपने मन से हम लोग क्या करेंगे ऊपर में गुना कर देंगे ए डैश बी डैश से और नीचे में भी गुना कर देंगे ए डैश बी डैश से। उसके बाद क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। देखिए जितना से गुना किए उतना ही से भाग किए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए ए डबल डैश बी डबल डैश यानी इधर क्या ले आए ए डैश बी डैश और उसको ले गए ए डैश बी डैश और इसको ले गए इधर यानी ए बी। अब चलिए अब इसको देखिएगा और इसको देखिए यानी ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश। पहले देखिए कि इस डायग्राम में ये जो मेरा ये आइलेंस था, आइलेंस के कारण जो इमेज बना वो कौन सा बना ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे क्या रखे थे ए डैश बी डैश। यानी इसका जो इमेज है यानी देख रहे हैं ना इमेज जो है वो इमेज बना ये, और ये क्या था ऑब्जेक्ट था। तो ये जो हाइट होगा उस हाइट को क्या बोलेंगे इमेज हाइट, और इस हाइट को क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ देख रहे हैं कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी वो लेंस का क्या हो गया मैग्नीफिकेशन। और ये जो हाइट ले रहे हो आइलेंस के कारण है और ये जो हाइट ले रहे हो वो भी आइलेंस के कारण है। ये ऑब्जेक्ट हाइट है, क्या है इमेज हाइट। तो इसलिए अब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्नीफिकेशन। और किसका मैग्नीफिकेशन आई का, क्योंकि आई का लिए तो ये हो जाएगा एम ई लिख दिए। यानी एम पी का फॉर्मूला क्या हो गया एम ई लिख दिए। और यहाँ पर देखिए अब देखिए ए बी क्या था, ए बी था ऑब्जेक्ट जो सबसे स्टार्टिंग में रखे थे, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखे थे ऑब्जेक्ट था। और इसका ये बना था कौन सा ए डैश बी डैश इमेज बना था, यानी ये इमेज हाइट ए ऑब्जेक्ट हाइट। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा आप इसका इमेज हाइट ए ऑब्जेक्ट हाइट किसके कारण है ऑब्जेक्ट के कारण, तो इसको मैग्नीफिकेशन किसका बोल देंगे ऑब्जेक्ट का बोल देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 से ज़्यादा ही लेंस लगा रहता है, 2 या 2 से, उससे क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा यानी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए आइलेंस का मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफिकेशन जो है 5 है और आपका जो है ऑब्जेक्टिव का 10 है, तो अगर बोल देंगे उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 यानी 50 आ जाएगा इस तरह से। तो आपका यहाँ से आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग सोचेंगे कि इसके
अब इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला। तो केस 2 लेंगे हम लोग, केस 1 और केस 2। केस 1 में जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज जो फॉर्म कर रहा है, फाइनल जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कहाँ बन रहा है, यानी व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी, कहाँ पे बना, डी पे, यानी भी का जो वैल्यू है वो कहाँ पे हो रहा है, -d, यानी यहाँ पे इमेज बन रहा उस केस में। तो हम लोग जब ये देख रहे हैं आई के द्वारा जो बनता है, और यहाँ से जो आई का जो मैग्नीफिकेशन आया था, ये डायरेक्ट आपको अभी याद रख लेना है, वो कितना आया था, d/fe, इस तरह से आया था, d/fe आ गया था, ठीक है। अब इस तरह से, और ऑब्जेक्ट का जो होगा मैग्नीफिकेशन हम लोग जानते हैं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस तरह से, ठीक है। और इसको आप लोग किस में ले लीजिएगा, माइनस में, ठीक है। अब जैसे ही आप बोलेंगे इस केस में बताइए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जहाँ पे एम ई है और जहाँ पे इसको रख दीजिए, क्या कीजिएगा, -v0 अपॉन u0, ये हम लोग रख दिए किसके जगह पे, m0, और me के जगह पे क्या रख देंगे, तो 1 + d अपॉन fe, इस तरह से हम लोग रख देंगे। यानी यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया मेरा क्या, मैग्नीफाइंग पावर आ गया, किसका, एक लेंस का मैग्नीफाइंग पावर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ देता कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताइए, कि इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी इस लेंस के और इस लेंस के बीच का दूरी बताना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी को हम v0 बोल रहे हैं, इसको क्या बोले, ue बोले। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना हो जाएगा से बताइए। अगर लेंथ देखा जाए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के l लिख रहे हैं, तो क्या बोलिएगा, v0 अब प्लस ue, इस तरह से हम लोग बोल देंगे। और यहाँ पे आप रख सकते हैं आपका v0 अब प्लस ue के जगह पे d रख सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। केस नंबर 2 ले रहे हैं, यानी केस 2 में क्या है कि जब अब जो फाइनल इमेज जो बनेगा वह इन्फिनिटी पे बनेगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, यानी v का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो फिक्स है कि ue का वैल्यू क्या हो गया होगा आपका, वह फोकस पे रखे होंगे, यानी fe पे रखे होंगे, इस तरह से। तो यहाँ से me का वैल्यू आ जाएगा कितना, आप जानते हैं कि d/fe, क्या आ जाएगा, d/fe। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, d/fe लिख देंगे, यानी me का वैल्यू आ गया d/fe। अब हम लोग जानते हैं कि m0 का वैल्यू तो फिक्स है, कितना है, -v0/u0, इस तरह से। अब mp का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, m0 × me। तो आप क्या कीजिएगा, m0 के जगह पर रख दीजिएगा v0/u0 और इंटू d/fe, इस तरह से मेरा आ गया। अब आपसे पूछेगा इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो v0 प्लस हम लोग जो ue लिख रहे थे उसके जगह पे क्या लिख देंगे, v0 + fe, इस तरह से हम लोग लिख देंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप करें, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ दे कि जो इमेज बनता है माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका नेचर क्या होता है, इमेज जो बनता है उसका नेचर क्या होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे थे, इमेज क्या बना, नीचे। ऑब्जेक्ट को किधर रखे थे, ऊपर, इमेज क्या बना, नीचे। और ज़बरदस्ती बना, कैसा बना, ज़बरदस्ती, यानी यहाँ पे होगा वर्चुअल
और क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज। जो अगर आपसे बोले कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो नेचर आपसे पूछ देंगे तो आप बोल दीजिएगा क्या कि आपका 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज में हो जाएगा वर्चुअल। सबसे पहले बोलिएगा वर्चुअल, क्योंकि ज़बरदस्ती मिल रहा है तो यह वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा आपका इनवर्टेड। क्या हो जाएगा इनवर्टेड। क्या हो जाएगा इनवर्टेड। इस तरह से आपको समझ में आ गया। यदि आप क्या करना चाहते हैं यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ला के आप रिजल्ट को छोड़ सकते हैं, नंबर आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आपको ये क्लियर हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते क्या है हम लोग समझ लिए, उसका हम लोग मैग्नीफिकेशन देखें, उसका हर चीज़ देखें। चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग टेलीस्कोप, यानी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लिए। देखिए ये वीडियो जो होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लास्ट तक पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा कि हो सकता है कि टेलीस्कोप आज से 2 साल पहले पूछे थे, हो सकता है कि रिपीट कर दे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस यूज होते थे। सेम उसी तरह से टेलीस्कोप में यानी दूरबीन देखे होइएगा, बचपन में कभी खरीदे होइएगा, मेला उला में गए होइएगा तो आप खरीदे होइएगा, इस तरह का आप देखे होइएगा कि वहाँ पे हम लोग दूरबीन जो हम लोग खरीदते थे उसमें 2 लेंस लगा रहता था। इस तरह का रहता था कि 2 लेंस, यानी इस तरह से आप जो खरीदे थे मेला में वो तो इस तरह का था, लेकिन जो रियल में जो होता है आपका यहाँ पे एक लेंस रहता था, इस तरह से रहता था। ठीक है, लेकिन रियल में दूरबीन क्या होता है इस तरह का रहता है, उसमें 2 लेंस लगा रहता है दोनों एंड के पास। ठीक है, यानी जो यहाँ पे देख रहे हैं टेलीस्कोप यानी यहाँ पे 2 लेंस लगा रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे और इसके कंस्ट्रक्शन है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद उसका वर्किंग देखेंगे, उसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। यानी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत स्टूडेंट है जो इस डायग्राम को देख के ही डर जाते हैं। हम लोग डायग्राम को एकदम सिंपल वे में बताएंगे ताकि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि टेलीस्कोप होते क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ एकदम इतना आसान लैंग्वेज है कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप है क्या, तो टेलीस्कोप का काम क्या है कि वह मैग्नीफाइड करके, यानी यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर स्टार को, यानी यहाँ से देखते हैं हम लोग मून को, तो ये सब हमको क्या दिखता है छोटा दिखता है, उसको हमको मैग्नीफाइड करके यानी बड़ा करके दिखाएगा, उसके लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज करते थे हम लोग बड़ा करके देखने के लिए, लेकिन बस दोनों में फ़र्क यही है कि वहाँ पे माइक्रो पार्टिकल था और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो माइक्रो था और यहाँ पे हेवनली होगा। यानी देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते क्या है पहले समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, विच इज यूज, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं टू सी द मैग्नीफाइड इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। और वो हेवन कैसा ऑब्जेक्ट, जैसे हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए स्टार हो गया, प्लैनेट, सैटेलाइट, इसी तरह से इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी समझ गए कि आपको टेलीस्कोप होते क्या है, इस चीज़ को समझ गए। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कि इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन है क्या इसमें। अब इसका बनावट में कितने लेंस यूज होते हैं, नाम क्या है लेंस का, कहाँ पे रखे रहते हैं, इस तरह से देखिए टेलीस्कोप में 2 लेंस तो हैं। सबसे पहले समझिए टेलीस्कोप में कितना लेंस, 2 लेंस, यानी एक ऑब्जेक्ट लेंस और एक आई लेंस। याद कीजिए कि एक लेंस हम अपने आई के पास रखते थे, एक उसके तरफ रखते थे जिसको हम देखते थे। याद कीजिए, ठीक है, जब आई के पास रखते थे उस लेंस का जो साइज था, वो लेंस का साइज क्या होता था, छोटा होता था। जिधर ऑब्जेक्ट था उसका लेंस का साइज क्या होता था, बड़ा होता था। यानी यहाँ पे जो हम लोग आई जो रखे हैं ये यहाँ पे ये छोटा होगा, यानी ये लेंस, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सबसे पहले समझिए इसमें 2 लेंस होता है और दोनों लेंस कैसा होगा, तो बड़ा
जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके जो दिखाता है उसका इमेज, वो लेंस का नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। तो कौन सा लेंस रहता है? कन्वर्जिंग। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो इसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो होता है, यानी इन जो आपका देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सीधे समझिए आप, सीधे ये आप लाइन काट सकते हैं और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट टू लेंस। कितना लेंस होगा? टू लेंस। वन इज कॉल्ड, दो लेंस कौन सा? कन्वर्जिंग। यानी लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस, वन इज कॉल्ड आई लेंस एंड अनदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। हियर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि वही चीज को लिख दिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट टू लेंस। कितना लेंस होंगे? दो लेंस होंगे। दो लेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक लेंस को हम लोग क्या बोले? कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज कॉल्ड आईपीस बोलिए या आई लेंस बोलिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो लार्जर फोकल लेंथ होता है, किससे? आपको ऑब्जेक्टिव का जो होगा लार्जर फोकल लेंथ है किससे? आपका आई लेंस से, इस तरह से। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन आखिर में इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में अब क्या कीजिएगा। आराम से इसका डायग्राम बनाना पहले सीखिए कि हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे उसमें बनाए थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इस तरह से एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आप लोग क्या कीजिए? खींच दीजिए इस तरह से, एकदम हम लोग क्या करेंगे? सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। उसके बाद कितना लेंस का यूज करना है? दो, एक आई लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट जिधर होगा उसका साइज जो होगा लेंस का वो बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पे लेंस बना दिए और इसका साइज है बड़ा, और ये देख रहे हैं कौन सा लेंस है? एक कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा जो हम लोग बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका जो साइज होगा थोड़ा सा क्या होगा? इसका जो साइज में जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे? इसका साइज जो बनाएंगे वो थोड़ा सा क्या होगा? छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? इसका भी डायग्राम बना लिए, ठीक है। अब ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसके ऑप्टिकल सेंटर का हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे इसका? जो आपको याद रह जाए, नाम इसका दे देते हैं हम क्या? ये है आपका ऑब्जेक्टिव, इसलिए ओ दे दिए, और इसका जो आई लेंस है इसलिए ई दे दिए। देखिए यहाँ तक आपको याद हो गया कि एक बड़ा लेंस है, एक क्या है? छोटा लेंस। ऑब्जेक्टिव को ओ बोले, ऑप्टिकल सेंटर को, और आई को क्या बोले? ई बोले, ठीक है। अब चलिए देखिए, यानी इसका लिख दीजिएगा कि ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस हो गया? आई लेंस हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया? आई लेंस हो गया। अब हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हैं? यानी यहाँ पे जो आप देखे होइएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है आपको, हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे क्या रहते हैं? इनफिनाइट पे। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे? तो इनफिनाइट से कोई रे को लाना है, यानी आप इस तरह से एक रे को ले आइएगा और कहाँ से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इस तरह से आप ले जाइएगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे पास होता है तो डायरेक्ट सीधे गुजर जाता है, ठीक है। दूसरा, फिर इसी के पैरेलल एक रे लाइएगा और यहाँ आकर रुक जाइएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, उसके बाद लेंस क्या कर देगा? उसको कन्वर्ज कर देगा, और यानी दोनों कन्वर्ज कर दे, यहाँ पे मिल गया, दोनों इस पॉइंट पे मान लीजिए मिल गया। यानी जो देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इनफिनाइट पे था, उसका ये इमेज बन गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या बन गया? उसका इमेज बन गया, ठीक है। यानी इसका नाम हम दे दिए ए डैश
और बी डैश, इस तरह से हम लोग लिख दिए ए डैश और बी डैश। यानी क्या है, ए बी तो ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और उसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है, ठीक है। अब ये जो इमेज बना किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, इस लेंस के लिए एक कैसा काम करेगा, यानी ये जो इमेज बना इस लेंस के लिए वो ये ऑब्जेक्ट के काम करेगा, यानी वस्तु का काम करेगा। देखिए यहाँ से हम लोग इस तरह से लाए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट गया, यहाँ से लाए और कन्वर्ट करके दोनों मिला दिए। फिर आपको पता है कि अब हम लोग रे डायग्राम फिर इसको क्या करेंगे, आगे कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ से फिर एक सीधा, यानी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को ले जाते हैं और यहाँ के रुक जाइएगा, यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ के रुक जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक और रे को ले जाना है, क्योंकि वो कहाँ से जाएगा आपका, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उस रे को कहाँ से ले जाइएगा, फिर उसके ऑप्टिकल सेंटर से यानी ई से ले जाइएगा, डायरेक्ट ये सीधे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि अब हमको क्या ध्यान देना है, हमको इमेज को इधर बनाना है, ये ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इसी रे को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा और हमको ये वर्चुअल बनेगा इमेज, इसलिए इस तरह से आप इसी को डायरेक्ट आगे बढ़ा दीजिएगा। अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इस दोनों को मिला दीजिएगा इस तरह से, और यहाँ आके रुक जाइएगा, इस तरह से उन्हें मिला दिए, यहाँ आके रुक जाइएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट इस तरह से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, आपका उस तरह से इमेज बन जाएगा। यहाँ पे पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा फैल गया है, ठीक है। पैरेलल वाला भी केस लेके हम लोग देखेंगे। तो ये जो हम लोग जनरल बनाए हैं, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बना, इसका फाइनल इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे इसका फाइनल इमेज बन गया और ये जो इमेज है इसका हम नेमिंग कर देते हैं। ये नेमिंग हो गया क्या, ए डबल डैश और बी डबल डैश। देखिए थोड़ा सा आपको डायग्राम को स्पीड में हम समझाते हैं कि डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। इस चीज़ को सबसे पहले क्या करना है, कि लेंस आपका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देना है, एक बड़ा सा लेंस ले लेना है और एक छोटा सा लेंस ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है इनफाइनाइट में, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लाना है, इस तरह से आप लाइएगा, यानी दोनों पैरेलल। पहले इसको सीधे ले जाइएगा और यहाँ से कन्वर्ज करके यहाँ मिला दीजिएगा, ठीक है। अब जो देख रहे हैं ये बना जो मेरा इमेज, किसके कारण, ऑब्जेक्टिव के कारण। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से आप रे को लेके जाइएगा पैरेलल इस तरह से, और फिर क्या कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ले जाइएगा डायरेक्ट, इस तरह से हम लोग ले गए। अब देखिए ये जो है हमको इधर मिलाना है, यानी हमको वर्चुअल इमेज बनाना है, ठीक है, बनेगा भी वर्चुअल। तो आप क्या कीजिएगा, बस इसको आगे बढ़ा दीजिएगा और यहाँ से डायरेक्ट डॉट डॉट करके ले जाइएगा और यहाँ से पूरा सीधा लाइन आप दिखा दीजिएगा। थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा और इस तरह से, यानी यहाँ पे बन गया इसका फाइनल इमेज बन गया। तो यही हम लोग किए हैं पिछले पेज में, और कुछ नहीं, बस यही हम लोग उसमें किए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अब देखिए, ठीक है। अब आ जाइए इस डायग्राम पे आ जाइए, ठीक है। हम आई को कहाँ रखे थे, यहाँ पे आई को रखे हुए हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी ये कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका नामकरण करेंगे, यानी ये जो इमेज बना, यानी ए डैश बी डैश जो देख रहे हैं वो इमेज बना, वो किसके लिए, किसके द्वारा बना, ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। यानी ये जो इमेज डिस्टेंस था, कौन सा डिस्टेंस, इमेज किसका, ए वाला, और ये ऑब्जेक्टिव से था। V4 तो इमेज डिस्टेंस लिखते हैं नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस से है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे V0। क्या बोल देंगे, V0। और ये जो आई लेंस है, ये जो इमेज जो है, ये इमेज इस आई लेंस के द्वारा जो है आपके आई लेंस के लिए वो कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इसलिए यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम बोल देंगे आई लेंस से है, इसलिए UE बोल देंगे, जैसे हम लोग कंपाउंड में करते थे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब देखिए ये जो बना फाइनल इमेज किसके द्वारा, इसके द्वारा। अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम बोल देंगे VE बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यानी इमेज डिस्टेंस है किसके द्वारा, आई लेंस के द्वारा, तो इसलिए हम VE बोल दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो आपसे पूछ दिया कि बताइए ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उस इमेज का नेचर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं
कि इमेज जबरदस्ती मिलाया गया, देख रहे हैं ना, जबरदस्ती मिलाते हैं तो क्या बनता है वर्चुअल, यानी जो इमेज बनाने के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे जो था उसको हम लोग जबरदस्ती मिलाए हैं किसी पॉइंट पे, वो जो अब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल आपको बताया था कि वर्चुअल बनता है तो अधिकतर केस में क्या होता है इरेक्ट, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज किधर बना, नीचे। यानी याद रखिएगा टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका नेचर होगा वर्चुअल और इन्वर्टेड, यानी यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है इन्वर्टेड, याद रखिएगा वर्चुअल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग देख रहे हैं इसका क्या होगा, यानी MP, फिर वही लिखेंगे MP का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट, ऑलरेडी हम लोग देख लिए थीटा अपॉन थीटा नॉट। अब थीटा क्या है थीटा नॉट क्या है, ठीक है। ये जो इमेज बना ये आई के साथ जो एंगल बना है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो बन रहा है वो थीटा है और ये जो ऑब्जेक्ट यानी यहाँ जो है वो यहाँ जो एंगल बना है उसको हम लोग बोल देंगे थीटा डॉट बोलेंगे। यानी इस ट्रायंगल में देखिए ये जो आपका थीटा है इसमें क्या है थीटा नॉट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नामाकरण पहले करते हैं और नामाकरण करके हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, यानी क्या है इन ट्रायंगल कौन सा, नामाकरण करिए क्या हो जाएगा A डैश B डैश और E, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन A डैश E, इस तरह से। अब इन ट्रायंगल कौन सा आप देख रहे हैं A डबल डैश B डबल डैश और आपका देख रहे हैं नहीं आपकी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आप लिखिएगा उसमें क्या लिखिएगा इन ट्रायंगल A डैश B डैश और O में tan थीटा नॉट कितना होगा, तो tan थीटा नॉट हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन O A डैश, इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं कि हियर थीटा एंड थीटा नॉट आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, यहाँ पे बहुत छोटा होता है, इसलिए tan थीटा जो होगा अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा थीटा का और tan थीटा नॉट जो हो जाएगा अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा नॉट का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा था तो थीटा के जगह पे क्या रख देंगे tan थीटा रख देंगे और थीटा नॉट था तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे tan थीटा नॉट रख देंगे। यानी MP का वैल्यू यहाँ पे अब हम रख देंगे, tan थीटा का वैल्यू कितना था इस चीज़ को आप देख लीजिए, tan थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है देख लीजिए, कितना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे ही tan थीटा का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो इस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका A डैश B डैश अपॉन A डैश E अपॉन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग tan थीटा नॉट का था A डैश B डैश अपॉन A डैश E, A डैश B डैश कट गया, यहाँ पे आपका MP का वैल्यू आ गया, कितना आ गया MP आपका ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा आपका A डैश E अपॉन आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से tan थीटा के जगह पे सॉरी यहाँ पे tan थीटा जो है आपका tan थीटा नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे O A डैश क्या हो जाएगा O A डैश, तो यहाँ से कट गया यानी ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं MP का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका O डैश A डैश अपॉन A डैश E डैश, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को आपको पता है, यानी O डैश A डैश O डैश A डैश यानी O A डैश O A डैश, इसका वैल्यू कितना है V नॉट है, कितना है V नॉट, कितना है V नॉट।
और ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश ई, यहाँ से यहाँ का दूरी ए डैश ई देख रहे हैं वो कितना है, यू ई है, कितना है, यू ई है। और इसको हम लोग माइनस में लिए, किस में लिए, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस में लेते हैं, माइनस में। यानी हम लोग समझ गए कि यहाँ से मेरा आ गया, क्या आ गया, एम पी आ गया। यहाँ से हम लोग क्या किए, एम पी को वैल्यू को हम लोग क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, यानी हम लोग क्या किए, यहाँ से एम पी का फॉर्मूला आ गया कितना, वी नॉट अपॉन यू ई, इस तरह से हो गया। मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से आ गया। अब इतना पे भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे बढ़ाना है, यानी केस 1 कब, जब फाइनल इमेज, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगला जो हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का तो हम लोग पढ़ लिए कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए, कितना हुआ, माइनस वी नॉट बाई यू ई, इस तरह से। अब केस लेंगे, केस 1 में कि फाइनल, इफ फाइनल इमेज बना है, यदि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, यानी वी ई का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो फिक्स है कि यू ई का वैल्यू कहाँ रहा होगा, फोकस पे। आई से है तो क्या बोल देंगे हम, एफ ई बोल देंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एफ ई, इस तरह से हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एफ ई, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इमेज था, ये जो इमेज डिस्टेंस यानी वी नॉट जो है, ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग गौर से अगर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा तो क्या दिखेगा से समझिए, डायग्राम को गौर से देखिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को आप लोग क्लियर करके देखिए कि यहाँ पर देखिए, समझिएगा कि ये जो वी नॉट है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे, कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी ये जो वी नॉट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ, यहाँ पे एफ नॉट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट, यानी वी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं, हमें कोई केस का जरूरत नहीं है। यानी मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ नॉट अपॉन एफ यू ई, इस तरह से आप लिख सकते हैं, एफ नॉट अपॉन यू ई, एफ नॉट अपॉन यू ई। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई। इस केस में अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछता है तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। क्यों, तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछता है तो इसके जगह पे हम लोग क्या किए, इसके जगह पे ही ना हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए एफ नॉट, और ये जो आपका जो ये कितना है, एफ ई, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई, यानी एफ नॉट प्लस एफ ई, तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। दूसरा केस में हम लोग ले सकते हैं कि जब इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनना है, जब फाइनल इमेज बनना है डी पे, यानी इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट कहाँ पे, डी, यानी v का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, d हो गया, इसको माइनस में लिखें। अब क्या करेंगे, f का वैल्यू वो f ही है, अब आपको 1/u निकालिए, तो हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से हो गया एफ ई, ये हो गया v और ये हो गया यू ई, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाए 1/f ई माइनस 1/v ई इक्वल टू 1/u ई। तो यहाँ से क्या कीजिएगा 1/f ई, यहाँ पे माइनस और d को जैसे ही रखिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी इस तरह से हो जाएगा आपका 1/u ई, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एफ ई इंटू डी, और यहाँ से हो जाएगा डी प्लस एफ ई, यानी हो जाएगा 1/u ई, इस तरह से, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है कितना आपका, ये आपका हो गया F0 अपॉन यूवी था इस तरह से। तो हम लोग लिख सकते हैं F0, क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F0 इंटू 1/UE। यहाँ से हम लोग रख सकते हैं F0 इंटू क्या रख सकते हैं, D प्लस FE इंटू FE इंटू D। यहाँ से जैसे ही F0 को बाहर निकाल लीजिए, FE को तो आ गया बाहर, और यहाँ से D बच गया, D में दोनों तरफ भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका FE अपॉन D। तो इस तरह से आपका ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया किसका, टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना था, जो डी पे बनना था, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यानी LDD भी पे बनना था तब, यानी दो केस देखे कि जब फाइनल इमेज LDD भी पे बनेगा तब, और एक बार इन्फिनाइट पे बनेगा यानी तब। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह के वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होगा। अभी इसमें कुछ लॉन्ग बच गए हैं, जैसे गॉस थ्योरम का प्रूफ, कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ, तो वो सब आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर लेकर आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।